हेलो। हमने आपको पिछले वीडियो में पाल वंश के बारे में बताया था और ये बताया था कि पाल वंश के द्वारा भारत में लगभग बंगाल के क्षेत्र में लगभग 300 से 400 साल के बीच तक शासन किया जाता है और इसका इतिहास दो पार्टों में हम बता सकते हैं। आपको पिछले वीडियो में हमने गोपाल, धनपाल और देवपाल के बारे में बताया था और ये भी आपको बताया था कि इन तीनों शासकों द्वारा बंगाल के क्षेत्र में लगभग 100 साल तक शासन किया जाता है, जहां पर गोपाल द्वारा 20 साल तक, वहीं पर धनपाल और देवपाल के द्वारा 40-40 वर्ष का शासन किया जाता है। लेकिन इसके बाद हम पाते हैं तो पाल वंश में देवपाल के बाद जो उनके उत्तराधिकारी शासन करते हैं वो पाल साम्राज्य के औन्नत्य का काल होता है। देवपाल का शासन पाल शक्ति का चरमोत्कर्ष काल रहा है, लेकिन इसके बाद पाल साम्राज्य की अवनति प्रारंभ हो जाती है। देवपाल का जो उत्तराधिकारी होता है वो होता है विग्रहपाल और विग्रहपाल द्वारा 850 से 854 ईस्वी तक का शासन किया जाता है, अर्थात 4 साल तक इसके द्वारा शासन किया जाता है और अपने अल्प शासन काल में ये अपने पुत्र नारायण पाल के लिए सिंहासन त्याग देता है, अर्थात इसके बाद जो शासन बनता है वो नारायण पाल बनता है। नारायण हम ये पाते हैं कि देवपाल के द्वारा जब चूंकि 40 साल तक शासन किया गया होगा तो ये विग्रहपाल की एज काफी हो गई होगी और इसके द्वारा 4 वर्ष तक का शासन अपने पिता की मृत्यु के बाद किया जाता है। फिर ये संन्यास लेता है, तो संन्यास लेता है तो इसका मतलब है कि इसकी उम्र उस समय लगभग 60 या 70 साल की हो गई होती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद वही 4 साल उसके द्वारा शासन किया जाता है और बाद में वो अपने पुत्र नारायण पाल के पक्ष में सिंहासन त्याग देता है और संन्यास ग्रहण कर लेता है। लेकिन जो इसका पुत्र नारायण पाल होता है वो भी सैनिक जीवन ज्यादा नहीं व्यतीत करता है और वो भी साधु जैसे जीवन को व्यतीत करने में रुचि रखता है। तो इस प्रकार से विग्रहपाल और नारायण पाल ऐसे शासक होते हैं जिनके समय में पाल सत्ता कमजोर होती है। इसका कारण है कि ये दोनों साधु सन्यासी प्रकृति के व्यक्ति होते हैं और इसी समय प्रतिहार वंश को पालों के विरुद्ध महत्वपूर्ण सफलता मिलती है, क्योंकि गुर्जर, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट में हमने आपको बताया था कि त्रिकोणात्मक संघर्ष होता था और जब पाल की सत्ता कमजोर होती है तो उस समय प्रतिहार अपने को मजबूत स्थिति में ले आते हैं और गुर्जर प्रतिहार का शासक भोज महेंद्र पाल को परास्त करके अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। महेंद्र पाल जो है इसका उत्तराधिकारी नारायण पाल का होता है। तो हमने आपको बताया कि दो शासकों में जो है पाल सत्ता धीरे धीरे कमजोर रहती है और उसका फल ये मिलता है कि प्रतिहारों द्वारा महेंद्र पाल को पराजित किया जाता है और मगध और बंगाल के क्षेत्र पर प्रतिहार सत्ता स्थापित होती है। इसी के समय कमजोर स्थिति का फायदा उठा करके असम और उड़ीसा के सामंत शासक भी अपनी स्वतंत्रता घोषित कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम अब पाते हैं कि पालों का जो राज्य है वो बंगाल के एक सीमित क्षेत्र तक संकुचित हो जाता है और बस किसी तरह से ये अपना संघर्ष करके मगध और उत्तरी बंगाल पर पुनः अधिकार स्थापित कर लेते हैं और जो है महेंद्र पाल की जो मृत्यु है वो 908 ईस्वी में हो जाती है। तो 850 से 908 तक 58 साल में इन तीन शासकों द्वारा शासन किया जाता है। इसके बाद हम पाते हैं तो 908 से और 988 इस अवधि में पाल वंश के 3 शासकों द्वारा शासन किया जाता है। राज्यपाल, अगला जो है गोपाल द्वितीय और विग्रहपाल द्वितीय।
इन तीनों के द्वारा लगभग 60 वर्ष तक का शासन, मतलब 80 वर्ष तक का शासन किया जाता है। और इन शासकों के काल में भी पालों की शक्ति का जो है वो उत्तरोत्तर ह्रास होता रहता है और पाल का जो साम्राज्य है वो धीरे धीरे काफी सीमित होता है। और इसी समय पाल राज्य के भीतर ही दो स्वतंत्र राजवंश अपनी सत्ता को स्थापित करते हैं। पश्चिम बंगाल में कंबोज और पूर्वी बंगाल में चंद्रवंश विग्रहपाल द्वितीय के समय तक आते आते पालों के समय में ही अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं। और अब पाल वंश का जो शासन है वो केवल बिहार तक ही सीमित हो जाता है। तो इस प्रकार से हम अब पाते हैं कि जो पाल साम्राज्य है वो लगभग समाप्त प्राय अवस्था में पहुंच जाता है, क्योंकि इस वंश में कोई ऐसा शासक नहीं उत्पन्न होता है जो अब पालों की सत्ता को संभाल पाता। लेकिन इसी समय इन शासकों के बाद महिपाल द्वारा पाल वंश की गद्दी पर बैठा जाता है। तो जो इसका अगला शासक होता है महिपाल होता है। और महिपाल जो है वही एक ऐसा शासक है जिसके द्वारा पालों की सत्ता पुनः संतृप्त होती है और प्रतिष्ठित होती है। इसके द्वारा बंगाल के विद्रोहियों का दमन करके उत्तरी और पूर्वी बंगाल के क्षेत्र को जीता जाता है। कंबोजों को, जिन्होंने उसकी एक समय में एक पृथक सत्ता स्थापित की थी, उनको खदेड़ करके बंगाल से बाहर निकाला जाता है। उत्तरी बंगाल के बाणगढ़ से इसके शासन का जो लेख मिलता है उसमें बताया गया है कि महिपाल ने अपने समस्त शत्रुओं को परास्त करके उनसे अपने पैतृक राज्य को, जो पूर्वजों का राज्य था, उसको पुनः जीत लिया था और अपने अधिकार और अपने बाहुबल से उस पर फिर से अधिकार किया था। उत्तरी और दक्षिणी बिहार के क्षेत्र में भी महिपाल के काफी अभिलेख हमको मिलते हैं, तो उससे दिखता है कि उस क्षेत्र पर भी उसका अधिकार हो गया था। अपने शासन के अंतिम काल में महिपाल के द्वारा अंग क्षेत्र को भी जीत लिया जाता है। सारनाथ में जो एक लेख मिलता है, इससे पता चलता है कि काशी के क्षेत्र पर भी उसका अधिकार हो गया था। तो अब हम देखते हैं कि लगभग 100 साल बाद पाल वंश में देवपाल के बाद महिपाल प्रथम एक शक्तिशाली शासक फिर से उत्पन्न होता है। और ये जो है देवपाल के बाद समझिए कि पाल वंश का दूसरा सर्वाधिक शक्तिशाली शासक होता है। 1023 के आसपास इसे राजेंद्र चोल प्रथम के हाथों परास्त होना पड़ता है। लेकिन इस पराजय से पाल साम्राज्य को कोई विशेष क्षति नहीं होती है, क्योंकि महिपाल द्वारा अपने पूर्वजों के प्राचीन राज्यों पर अधिकार किया जा चुका था। और हम देखते हैं तो पाते हैं कि 10वीं शताब्दी के अंत में बंगाल का पाल साम्राज्य पुनः अपने को एक शक्तिशाली शासन के रूप में स्थापित करता है। महिपाल के द्वारा जो शासन किया जाता है वो 1038 ईस्वी तक किया जाता है। इस 1038 के शासन तक महिपाल के द्वारा अपने पाल वंश की सत्ता के गौरव को हासिल किया जाता है। इसके द्वारा उस समय अनेक मंदिर विहार बनवाए जाते हैं और हम देखते हैं कि इसके शासन काल में बौद्ध धर्म की जो प्रतिष्ठा है वो पुनः स्थापित होती है। इसके बाद इसका पुत्र जयपाल शासक बनता है। जयपाल जो है, इसका जो शासन काल है ये 1038 से 1055 तक का पाया गया है। और इसने अपने शासन काल में जो है इसको कलचुरी वंश के शासकों से युद्ध करना पड़ता है और ये उसमें कर्ण जो कलचुरी वंश का या छेदी वंश का शासक होता है उसके हाथों ये परास्त होता है। इसके बाद इसका पुत्र विग्रहपाल तृतीय शासक बनता है। विग्रहपाल तृतीय, विग्रहपाल तृतीय के द्वारा जो शासन किया जाता है वो 1055 से 1070 ईस्वी तक भारत पर शासन किया जाता है। और ये अपने पूर्वजों के समय के राज्य को कलचुरी और चालुक्य आक्रमण से सुरक्षित रखने में पूरी तरह से
सफल होता है। इसका विवाह हम देखते हैं तो पाते हैं कि कलचुरी नरेश कर्ण की कन्या से होता है, जिसका कि नाम यौवन श्री होता है। विग्रहपाल के बाद उसके 3 पुत्र होते हैं। महिपाल द्वितीय, महिपाल 2, ये इसका पुत्र होता है। अगला होता है शूरपाल और रामपाल। शूरपाल और रामपाल, ये 3 पुत्र जो है विग्रहपाल तृतीय के होते हैं और इनके बीच जो है उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ होता है। महिपाल द्वितीय द्वारा अपने भाइयों को कारागार में डाल दिया जाता है और इसके बाद बंगाल में जो है अव्यवस्था जो बनी रहती है उस पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन अब अंकुश नहीं लग पाता है, क्योंकि इसी समय कई विद्रोह होते हैं जिसमें महिपालों की हत्या हो जाती है। महिपाल की हत्या करके उत्तरी बंगाल पर उन जो है जिनके द्वारा विद्रोह किया जाता है उनके द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। इसके बाद जो है जो विद्रोही पक्ष है उससे दिव्य एक शासक बनता है और उसका भतीजा जो है बाद में भीम इस बंगाल के क्षेत्र पर राजा बनता है। तो हम देखते हैं कि भीम के समय में जो रामपाल जो कैद में होता है वो अपने को किसी तरह मुक्त कराता है और राष्ट्रकूटों की मदद से एक सेना तैयार करता है और अपने पैतृक राज पर फिर से सत्ता हासिल करता है। और रामपाल के द्वारा 1120 ईस्वी तक पाल वंश की सत्ता चलाई जाती है और कुछ विद्वानों ने इसी रामपाल को पाल वंश का अंतिम शासक माना गया है। अभिलेखों में इसका नाम कुमारपाल, गोपाल तृतीय या मदन पाल भी मिलता है, जिन्हें कि हम पाते हैं कि वो हो सकता है कि इसके उत्तराधिकारी रहे हों, लेकिन वो निर्बल शासक रहे होंगे। मदन पाल का जो नाम है उसके द्वारा ये बताया गया है कि 1160 ईस्वी तक पाल सत्ता का संचालन किया जाता है, लेकिन अब पाल राज्य जो है वो विघटन की प्रक्रिया में आ जाता है और पूर्ण रूप से विखंडित हो जाता है। 12वीं शताब्दी के अंत में बंगाल के पाल साम्राज्य का अंत होता है और उस पर सेन वंश का अधिकार हो जाता है। अब हम भारतीय इतिहास में अगर पाल शासन का महत्व देखते हैं तो हम देखते हैं कि पाल राजाओं के द्वारा प्राचीन भारत में लगभग 300 से 400 साल तक शासन किया गया है और ये जो है एक लंबा समय रहा है। 400 साल के दीर्घकालीन शासन में बंगाल का राजनैतिक और सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से जो अभूतपूर्व विकास हुआ वो पाल सत्ता के ही समय में हुआ है। पाल नरेश बौद्ध मतावलंबी थे, इसलिए इनके द्वारा अपने समय में बौद्ध धर्म को राजकीय परिचय प्रदान किया गया था। जबकि भारत में बौद्ध धर्म का अंत हो रहा था या पतन हो रहा था, ऐसे समय में पालों द्वारा बौद्ध धर्म को राजाश्रय प्रदान किया गया। इनके द्वारा बिहार और बंगाल में अनेक चैत्य विहार और मूर्तियां बनवाई गई, लेकिन हम देखते हैं कि बौद्ध मतावलंबी होने के बाद भी पाल शासक धर्म सहिष्णु शासक थे और उनके द्वारा ब्राह्मण आदि धर्म को भी दान दिया जाता था। इनके द्वारा उस समय कई मंदिरों का भी निर्माण कराया गया है, लेकिन हम देखते हैं तो पाते हैं कि पालों द्वारा शिक्षा के उन्नयन में भी काफी प्रयास किया गया था। पाल वंशी शासकों ने शिक्षा और साहित्य के उन्नयन में काफी प्रचार और प्रसार किया था, इन्होंने इसको प्रोत्साहित किया था। सोमपुरी, उदंतपुर और विक्रमशिला में शिक्षण संस्थाओं का जो स्थापना है वो पाल शासकों के द्वारा ही कराई गई थी। इसमें हम देखते हैं तो जो विक्रमशिला है वो जो है एक प्रसिद्ध शिक्षण संस्था रही है। विक्रमशिला को आप नालंदा और तक्षशिला के बाद भारत के अच्छी शिक्षण संस्थाओं में पाते हैं, जिन्हें के अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा हासिल था। इसकी जो स्थापना है विक्रमशिला की वो धर्मपाल के द्वारा कराई गई थी। धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला
विश्वविद्यालय की स्थापना कराई गई थी। और पूर्व मध्यकाल में शिक्षा केंद्र में यह सबसे ख्याति प्राप्त स्थान रहा है। यहाँ पर अनेक मंदिर, अनेक बौद्ध विहार रहे हैं। इतिहास के अध्ययन में ये मिलता है कि 12वीं शताब्दी के आसपास यहाँ पर लगभग 3000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। बौद्ध धर्म का दर्शन, बौद्ध धर्म की जो है गुण और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के साथ यहाँ पर व्याकरण, न्याय और तंत्र आदि की भी शिक्षा दी जाती थी। इस विश्वविद्यालय में विद्वानों की एक मंडली रहती थी जिसमें कि दीपांकर नाम का सर्वाधिक उल्लेखनीय विद्वान रहता था। इसके द्वारा चीन में और तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया था। इसके अलावा विक्रमशिला में अनेक विद्वान जैसे कि रक्षित, विरोचन, ज्ञानपाद, ज्ञानश्री, रत्नब्रज, अभयंकर आदि भी रहते थे। इस समय विक्रमशिला जो है नालंदा विश्वविद्यालय के स्थान को हासिल कर लेता है और विक्रमशिला में विभिन्न देशों से, जैसे कि विशेषकर हम पाते हैं तो तिब्बत से काफी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। विक्रमशिला में अनेक आवास और उनके लिए भोजन की व्यवस्था होती थी। विश्वविद्यालय का खर्चा राजाओं द्वारा और कुलीन वर्ग के नागरिकों द्वारा जो उनसे दान मिलता था उससे चलाया जाता था। 12वीं शती तक हम पाते हैं तो यह शिक्षा का केंद्र काफी उन्नत अवस्था में रहा है। लेकिन 1203 ईस्वी में मुस्लिम आक्रांता या मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको काफी क्षति पहुंचाई जाती है। अर्थात बख्तियार खिलजी का जो आक्रमण होता है उससे 1203 ईस्वी में विक्रमशिला को काफी नुकसान पहुंचाया जाता है, या ये मान लीजिए कि इसे पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया जाता है। उस समय यहाँ के विद्वानों में संध्याकर नंदी, जिसको कि आप काफी उच्च कोटि का विद्वान जानते हैं, वो इस समय उपस्थित रहा है। संध्याकर नंदी द्वारा रामचरित नामक एक ऐतिहासिक काव्य की भी रचना की गई है। हम देखते हैं कि पाल सत्ता में विक्रमशिला में हरिभद्र, चक्रपाण दत्त और वज्रदत्त नामक काफी उच्च कोटि के विद्वान भी निवास करते थे। तो ये पाल वंश के इतिहास का हमने आज द्वितीय पाठ का अध्ययन किया है और इसी के साथ हमारा पाल वंश का जो शासन है वो समाप्त होता है। इसके बाद बंगाल के क्षेत्र में सेन वंश की स्थापना होती है, जिसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।